स्थायी समितियों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशंस ऑफ स्टैंडिंग कमेटीज। स्थायी समितियों को उनके कृत्यों के आधार पर 6 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर ए, वित्तीय समितियां। बी, दोनों सदनों के विभागों से संबंधित संयुक्त समितियां। सी, सदन संबंधी समितियां। डी, जांच समितियां। ई, छानबीन समितियां एवं एफ, सेवा समितियां हैं। इन समितियों का क्रमबद्ध विवरण इस प्रकार है। ए, वित्तीय समितियां। लोक लेखा समिति, द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति, द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तीनों भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण समितियां हैं, अतः इनका अध्ययन आवश्यक है। नंबर 1, लोक लेखा समिति, द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। लोक लेखा समिति, जिसे अंग्रेजी में पीएसी कहते हैं, संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। इसका गठन सर्वप्रथम 1921 में किया गया था, जिसमें कुल 15 सदस्य होते थे। इसे 1950 में लोक लेखा समिति का नाम दिया गया। 1954-55 में इसका पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में समिति की संरचना से संबद्ध तथ्य इस प्रकार हैं। यह 22 सदस्यीय समिति है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से एवं 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। चुनाव सभी राजनीतिक दलों की समान भागीदारी की वजह से इस समिति का स्वरूप गैर राजनीति हो जाता है। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा का उपाध्यक्ष यदि समिति का सदस्य हो तो वही इसकी अध्यक्षता करेगा, लेकिन 1967 से स्थापित परंपरा के अनुसार इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति के कार्य। समिति का उद्देश्य लोक वित्त के दुरुपयोग और अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट का अध्ययन करती है तथा व्ययों पर प्रश्नावली तैयार करती है। समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का परीक्षण करती है। भारत सरकार के व्यय संबंधी लेखाओं की जांच करती है। इस प्रकार लोक लेखा समिति आम व्ययों पर निगरानी रखती है तथा प्राक्कलन समिति के साथ मिलकर लोक व्यय पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करती है, जिसके कारण लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। समिति की रिपोर्ट में 5 तथ्य होते हैं। प्रथम, रिपोर्ट का मुख्य प्रारूप। द्वितीय, विचारणीय मुद्दे। तृतीय, मंत्रालयों का उन मुद्दों पर स्पष्टीकरण क्या है। चतुर्थ, समिति का इन स्पष्टीकरणों के संदर्भ में दृष्टिकोण क्या है। पंचम, अंत में समिति का अनुमोदन। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि लोक लेखा समिति केंद्र सरकार के व्यय की संरक्षिका है। नंबर 2, प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी। व्यय से पहले प्राक्कलन समिति व्यय पर नियंत्रण करती है, जिसकी ऐतिहासिकता 1922 ईस्वी तक जाती है और तब वित्तीय परामर्श स्थायी समिति के नाम से इसका गठन किया गया था। 1950 में इसका नाम बदलकर प्राक्कलन समिति कर दिया गया। 1953 में इस समिति का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में समिति की संरचनागत विशिष्टता इस प्रकार है। इसकी कुल सदस्य संख्या 30 है। सभी सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। सामान्यतया इस समिति का गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद होता है। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है। इस समिति में सभी सदस्य लोकसभा से लिए जाने के पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि वित्त विधेयक एवं धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं और लोकसभा को निर्णायक अधिकार प्राप्त है। दूसरा कारण यह है कि सरकार लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से जवाबदेह होती है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष आम तौर पर सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। परिणामतः यह समिति गैर राजनीतिक हो जाती है। इस समिति को लोकसभा की समिति कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति के कार्य। फंक्शंस ऑफ एस्टीमेट कमेटी। नंबर 1, समिति व्यय की नीति के आधारों का परीक्षण करती है। नंबर 2, प्राक्कलन की जांच करती है। नंबर 3, प्राक्कलनकर्ता की जांच करना, क्योंकि मंत्रालयों के कार्य विभाजन पूर्णतः स्पष्ट नहीं है।
नंबर 4, प्राक्कलन के विरुद्ध विनियोग की जांच करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राक्कलन के अनुसार अनुदान व अनुदान के अनुसार विनियोग है कि नहीं। नंबर 5, व्यय के विभिन्न चरणों को परिभाषित करना ताकि अनुदानों का समुचित उपयोग हो सके। नंबर 6, प्रशासन में कार्यकुशलता व मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों के स्वरूप का निर्धारण करना। प्राक्कलन समिति की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ एस्टीमेट कमेटी। प्रथम, समिति का स्रोत स्वयं मंत्रालय है और मंत्रालय अपने हितों के विरुद्ध कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं। द्वितीय, समिति द्वारा प्राक्कलन अस्वीकार करने के बाद भी प्राक्कलन बना रहता है। तृतीय, समिति की सिफारिश बाध्यकारी नहीं है। चतुर्थ, समिति सामान्यतया विलंब से प्राक्कलन रखती है जिससे इसकी रिपोर्ट अपनी प्रासंगिकता खो देती है। परिणाम स्वरूप संसदीय अभिरुचि आम तौर पर समाप्त हो जाती है और इस प्रकार व्यय से पहले संसदीय नियंत्रण अलंकारिक हो जाता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्राक्कलन समिति उपदेशात्मक कार्य करती है। नंबर 3, लोक सरकारी उपक्रम समिति, द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। लोक प्रशासन के मौलिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में लोक उपक्रमों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और इनमें सार्वजनिक धन का भारी निवेश हुआ है। अतः लोक उपक्रमों की पृथक से देखरेख के लिए कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में लोक उपक्रम समिति का गठन किया गया। इस समिति को लाने का श्रेय प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर को जाता है। लोक उपक्रम समिति की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यह 22 सदस्यीय समिति है जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। चूंकि इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं इसलिए इसे संसद की समिति कहते हैं। सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है लेकिन सदस्यों की अभिरुचि, योग्यता एवं दक्षता का ध्यान रखा जाता है। लोक उपक्रम समिति के कार्य, फंक्शंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। नंबर 1, लोकसभा के नियमों में विनिर्दिष्ट जैसे दामोदर घाटी निगम, औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, एयर इंडिया, जीवन बीमा निगम और भारतीय खाद्य निगम सरकारी उपक्रमों की रिपोर्ट और लेखाओं की जांच करती है। नंबर 2, सरकारी उपक्रमों के संबंध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्टों की जांच करना। नंबर 3, ऐसे विषयों की जांच करना जो अध्यक्ष द्वारा समिति को निर्दिष्ट किए जाएं। बी, विषयगत विभागीय समितियां। दोनों सदनों के विभागों से संबंधित स्थायी संयुक्त समितियों को विषयगत विभागीय समितियां कहते हैं। लोकसभा की नियम समिति ने 1989 में विषयगत विभाग से संबंधित स्थायी समितियों के गठन की सिफारिश की थी। 18 अगस्त 1989 से पहली बार 3 समितियां स्थापित की गईं जो क्रमशः कृषि समिति, पर्यावरण और वन समिति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति हैं। नियम समिति ने पुनः 1991 में सिफारिश की कि सरकार सभी विभागों के लिए विभागीय समितियों की स्थापना करे। नियम समिति की सिफारिश के आधार पर 17 स्थायी संसदीय समितियां गठित की गईं जो 12 अप्रैल 1993 से कार्य करने लगीं। इस प्रकार 1993 से नई समिति प्रणाली का प्रारंभ हुआ। विभागीय समितियों के कार्य, फंक्शंस ऑफ डिपार्टमेंटल कमिटीज। विभागीय स्थायी समितियों के अंतर्गत भारत सरकार के सभी मंत्रालय तथा विभाग आ जाते हैं। उन समितियों के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, विभागीय समितियां संबंधित मंत्रालयों, विभागों के अनुदान की मांगों पर विचार करती हैं। नंबर 2, राज्यसभा के सभापति एवं लोकसभा अध्यक्ष द्वारा भेजे गए विधेयकों का निरीक्षण करती हैं। नंबर 3, सभापति या अध्यक्ष द्वारा भेजे गए नीति से संबंधित लेखों पर विचार करती हैं। नंबर 4, विभिन्न मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करती हैं। विभागीय स्थायी समितियों की सूची, लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। समिति का नाम, नंबर 1, वाणिज्य समिति, नंबर 2, गृह कार्य समिति, नंबर 3, मानव संसाधन विकास समिति, नंबर 4, उद्योग समिति, नंबर 5, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन समिति, नंबर 6, परिवहन तथा पर्यटन समिति, नंबर 7, कृषि समिति, नंबर 8, संचार समिति, नंबर 9, रक्षा समिति, नंबर 10, ऊर्जा समिति, नंबर 11, विदेश कार्य समिति, नंबर 12, वित्त समिति, नंबर 13, खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण समिति, नंबर 14, श्रम तथा कल्याण समिति, नंबर 15, पेट्रोलियम तथा रसायन समिति, नंबर 16, रेल समिति, नंबर 17, शहरी तथा ग्रामीण विकास समिति। सी, सदन संबंधी समितियां। ये समितियां सदन के दिन प्रतिदिन के कार्य से संबंधित समितियां होती हैं।
इनके अंतर्गत सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति, कार्य मंत्रणा समिति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति तथा नियम समितियां आती हैं। इनका क्रमबद्ध विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति। द कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम सिटिंग ऑफ द हाउस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन तक सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर दे। राज्यसभा में ऐसे मामलों पर स्वयं विचार किया जाता है, किंतु लोकसभा में इसके लिए एक समिति गठित की जाती है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं जिन्हें अध्यक्ष द्वारा 1 वर्ष के लिए मनोनीत किया जाता है। नंबर 2, कार्य मंत्रणा समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। कार्य मंत्रणा समिति संसद के दोनों सदनों में गठित की जाती है। लोकसभा में अध्यक्ष सहित इस समिति के 15 सदस्य हैं। अध्यक्ष इस समिति का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा में उपसभापति सहित इसमें कुल 11 सदस्य हैं। राज्यसभा का सभापति समिति का पदेन सभापति होता है। समिति का कार्य यह सिफारिश करना है कि सरकार द्वारा लाए जाने वाले विधायी तथा अन्य कार्य को संपन्न कराने के लिए कितना समय दिया जाए, परंतु राज्यसभा में समिति यह सिफारिश करती है कि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों पर चर्चा के लिए निर्धारित समय कितना होगा। नंबर 3, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति। लोकसभा की इस समिति में 15 सदस्य होते हैं तथा उपाध्यक्ष इसका पदेन सभापति होता है। लोकसभा में गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों पर विचार विमर्श हेतु समय निर्धारित करने के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया जाता है। इनके कार्यों में प्रथम, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लोकसभा में पेश किए जाने से पूर्व इनकी जांच करना और ऐसे गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की जांच करना जिनमें सदन की विधायी क्षमता को चुनौती दी गई हो। द्वितीय, इस समिति द्वारा उन सभी कृत्यों का निर्वहन किया जाता है जो कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सरकारी कार्य के संबंध में किया जाता है। नंबर 4, नियम समिति, द रूल कमेटी। नियम समिति का गठन संसद के दोनों सदनों में किया जाता है। लोकसभा में नियम समिति के 15 सदस्य हैं जिनमें अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं। राज्यसभा में सभापति और उपसभापति समेत इस समिति के 16 सदस्य हैं। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति नियम समिति के पदेन सभापति होते हैं। डी, जांच समितियां। संसद की जांच समितियां 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, याचिका समिति। नंबर 2, विशेषाधिकार समिति। नंबर 1, याचिका समिति, द कमेटी ऑन पिटीशन। याचिका समिति को अंग्रेजी में द कमेटी ऑन पिटीशन कहते हैं। यह कार्यकारी समिति भी कहलाती है, चूंकि संसदीय लोकतंत्र में शिकायतें व्यक्त करने और उनका समाधान कराने तथा किसी लोक महत्व के विषय पर रचनात्मक सुझाव देने की दृष्टि से याचिका पेश करने की शक्ति इस समिति के पास होती है। प्रत्येक सदन की याचिका समिति होती है। लोकसभा में याचिका समिति के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। यह समिति ओम्बुड्समैन या सार्वजनिक शिकायत समिति का रूप लेने की क्षमता रखती है। नंबर 2, विशेषाधिकार समिति, द कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस। संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से तथा सदन को सामूहिक रूप से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, परंतु जब किसी विशेषाधिकार के भंग होने का प्रश्न उत्पन्न होता है तो सदन द्वारा उस समस्या के समाधान के लिए सक्षम होते हुए भी विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जाता है। इस समिति के कृत्य अर्ध न्यायिक स्वरूप के हैं, क्योंकि यह समिति विशेषाधिकार भंग होने से संबंधित तथ्यों की जांच करती है, छानबीन करती है तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। यह समिति संसद और संसद सदस्यों की शक्तियों और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उल्लेखनीय है कि इसके अलावा भी अनेक समितियां संसदीय समितियां हैं, किंतु प्रतियोगिता की दृष्टि से उनका स्थान गौण होने के कारण उन्हें यहां प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।